ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखिए, कल एग्जिट पोल जैसे ही सामने आया उसके बाद से दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके नेताओं की नींद उड़ चुके हैं और ज्यादातर जो नेता है वो लगातार जो निर्दलीय है, जो अन्य पार्टी से हैं, उनको लेकर और जो बागी है उन्हें साधने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों पार्टियों के रणनीतिकारों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला है। कई निर्दलीयों को, कई बागियों को फोन भी गए हैं। तो ऐसे में जो प्रदेश की सियासत है वो और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। क्योंकि दोनों ही बड़ी पार्टियों में कांटे की टक्कर इस बार नजर आ रहे हैं। और मेरे सहयोगी शशि मोहन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं उनका ही रुख करती हूँ उस पर बातचीत के लिए। शशि मोहन, देखिए, जैसे कि अभी तक बात हुई, जैसे ही कल एग्जिट पोल सामने आया, लगातार सियासत जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हमने बात की जिन निर्दलियों को फ़ोन गया है, जिन बागियों को फ़ोन गया है, साथ ही हमने बसपा पे भी बात की। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर प्रदेश की सियासत हासिल करनी है तो आपको मेवाड़ जो है वो तो जीतना ही पड़ेगा। ऐसे में मेवाड़ में इस बार हमने देखा कि बीएपी और बीटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में नजर आई हैं। उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं। अगर ये दोनों जो पार्टीज हैं, इनका रुझान जो है, इनका झुकाव किस तरफ देखने को मिल रहा है? अगर ये समर्थन देती हैं तो फिर किस तरफ पलड़ा भारी होगा? अंकुर, आपकी बात से यहाँ पर मैं रायजुदा रहूँगा। दरअसल बीएपी जो है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो तो अपना दखल दिखा रही है, अपनी मौजूदगी प्रभावी दिखा रही है, लेकिन बीटीपी कोई बहुत बड़ा अस्तित्व यहाँ नहीं दिखती। पिछले जब चुनाव हुए तो जो बीएपी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता, वो चुनाव में उतरना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। लिहाजा गुजरात में सक्रिय रही भारतीय ट्राइबल पार्टी से उन्होंने एक पैक्ट किया और उनके टिकट के ऊपर, उनके सिंबल के ऊपर प्रत्याशी उतारे। और राजकुमार रोत, रामप्रसाद ढिंडोर, दो ऐसे चेहरे थे जो जीत करके आए, बीटीपी के विधायक के रूप में रहे। लेकिन उसके बाद से बीएपी लगातार सक्रिय रही। बीएपी ने इस बार प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब की बार गढ़ी से जो मणिलाल रोत हैं, उनका नाम बड़े दावेदारों में माना जा रहा है। हालांकि बीटीपी भी 2 या 3 सीट जीत सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है राजनीतिक प्रेक्षकों की तरफ से। लेकिन बीटीपी कहीं नहीं दिखेगी और बीएपी अगर सीट जीतती है तो वो ये देखेगी कि उसका राजनीतिक हित किस पार्टी के साथ जाने में है। दरअसल अब की बार आदिवासी युवा बीएपी के साथ जाते दिखे हैं, तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि युवाओं को साथ लेकर के उसने कांग्रेस और बीजेपी की जो युवा पौध तैयार हो रही थी, उन दोनों में ही संभावनाओं को झटका दिया है। ऐसी सूरत में किससे ज्यादा कंफर्टेबल बीएपी महसूस करती है? क्या बीएपी को बीजेपी बड़ी थ्रेट दिखती है या कांग्रेस बड़ी थ्रेट दिखती है? जो पार्टी बड़ी थ्रेट दिखेगी उसके साथ बीएपी नहीं जाएगी। पिछली बार पूरे 5 साल बीटीपी के विधायकों के रूप में राजकुमार रोत और रामप्रसाद ढिंडोर ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। लेकिन आप ये भी देखिए कि अभी केवल बातचीत हो रही है। जो बाड़ेबंदी अगर की जाएगी तो वो नतीजे के रुझान जब आने लगेंगे दोपहर 11-12 बजे तक 3 तारीख को, तब की जाएगी। अब से तकरीबन 48 घंटे बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ होने लगेगी। और जब तस्वीर साफ होगी तो कांग्रेस का फोकस रहेगा कर्नाटक पर, क्योंकि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी हैं, कांग्रेस आलाकमान के विश्वस्त हैं और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट नरेश अरोड़ा उनका काम देखते थे। तो वहां कर्नाटक में एक संभावना है कि विधायकों को रखा जा सकता है। दूसरी संभावना यह है कि अगर बीजेपी निर्दलियों को साधती है या अन्य दलों को साधती है तो बीजेपी इन नेताओं को गुजरात में रख सकती है, क्योंकि गुजरात बीजेपी रूलिंग पार्टी है वहां पर और बीजेपी वहाँ कंफर्टेबल भी दिखती है। तो ऐसी सूरत में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी संभावनाएं तलाश रही हैं, निर्दलियों से बातचीत कर रही हैं, बागियों से बातचीत कर रही हैं। जिन लोगों के ऊपर पार्टी से निकालने की कार्रवाई की है उन्हीं को मनाने की कवायद, उन्हीं से बातचीत करने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि इनकी वापसी अभी नहीं होगी तो लोकसभा चुनाव के समय होना तय है और इसीलिए विधानसभा चुनाव में कई बार बागी के रूप में खड़े होने वाले नेताओं का नंबर भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल 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 शशि मोहन, आपने जैसे कि जानकारी दी है बाड़ेबंदी को लेकर कि कांग्रेस की बाड़ेबंदी जो है वो कहां पर हो सकती है, बीजेपी कहां पर जो है पूरी तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल और सेफ फील करेगी बाड़ेबंदी के लिए। इसके साथ ही हम पार्टीज पर जैसे कि हम बात कर रहे थे, बीटीपी की बीएपी की बात हुई है,
सबसे मजबूत थर्ड फ्रंट जो है आरएलपी की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब ऐसे में जो आरएलपी है वो किसका गणित यहाँ पर बिगाड़ती हुई नजर आ रही है या फिर किसको फायदा पहुंचा सकती है? अंकुर, एक चीज हमको ये ध्यान में रखनी होगी कि आरएलपी के जो अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल, संयोजक हैं, वो ये कहते रहे हैं कि आरएलपी इस बार की फैक्टर में होगी, किंग मेकर होगी। हालांकि आरएलपी से कितने विधायक जीत करके आते हैं ये बड़ा सवाल है। अभी देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल के खुद के जीतने की प्रबल संभावना है। साथ में बायतू में जो मुकाबला त्रिकोणीय हुआ उसमें मुकाबला रोचक है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उमेदवार बेनीवाल हैं बायतू से आरएलपी के प्रत्याशी, वो चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन आरएलपी किसके साथ कंफर्टेबल है, फिर हम वहीं जाएंगे जो हमने बीटीपी बीएपी के बारे में बात की कि कंफर्ट जोन पार्टी किसके साथ देखती है। पिछली बार आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद चुने गए नागौर से, लेकिन वो टिकट था आरएलपी का, प्रत्याशी थे एनडीए के, यानी बीजेपी ने एक सीट अलायंस में छोड़ी। और बीच में जब किसान आंदोलन हुआ तो हनुमान बेनीवाल ने बागी तेवर अपनाए, किसानों के समर्थन की बात कही और एनडीए से अलग हो गए। उसके बाद में अघोषित रूप से हनुमान बेनीवाल का एक्ट इस तरह का रहा कि उपचुनाव में ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने कांग्रेस को मदद की, चाहे प्रत्याशी खड़े करने के मामले में हो। तो जो प्रत्याशी बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से थे, उसी सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करते हुए हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, यानी बीजेपी के वोट काटने की भावना दिखाई दी। वो भावना कितनी सही रही होगी, कितनी नहीं रही होगी, ये एक अलग बात है। इस बारे में हनुमान बेनीवाल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या फिर से कांग्रेस के साथ जाते दिख सकते हैं? क्या कांग्रेस में उनको लगता है कि कांग्रेस उनका सम्मान करेगी? और सवाल ये कि क्या तीसरे मोर्चे की या थर्ड जो अदर पार्टियां हैं उनकी या निर्दलियों की जरूरत भी पड़ेगी क्या सरकार बनाने में? आप देखिए, भले ही सरकार बनाने में जरूरत नहीं पड़े, लेकिन सत्ताधारी पार्टी या जो भी सरकार में आता है वो निर्दलियों को इसलिए भी साधता है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के वक्त उनको जरूरत होती है। कोई भी कानून जब पास कराते हैं बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन और बहुमत से ज्यादा वोट मिले तो पार्टी थोड़ा सहूलियत में रहती है, कंफर्ट जोन में रहती है सरकार। इसलिए निर्दलियों को साधने में पार्टियां जतन करती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल की अगर जरूरत पड़ी किसी पार्टी को तो वो संभवतः कांग्रेस के साथ में जाएंगे। माकपा कांग्रेस के साथ में जा सकती है। बसपा के अगर विधायक जीते तो वो बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। बीजेपी मूल के जो विधायक जीतेंगे, अगर कैलाश मेघवाल, चंद्रभान सिंह आक्या जीत करके आते हैं, यूनुस खान जीत करके आते हैं, तो उनकी संभावना फिर से बीजेपी में लौटने की होगी। ऋतु बनावत भी फिर से ही बीजेपी में लौटना पसंद करेंगी। बहुत रोचक इस बार का ये मुकाबला हो चला है, क्योंकि बसपा जो कि कांग्रेस का साथ दे रही थी वो बीजेपी की तरफ रुख करती नजर आ रही है, और आरएलपी जो कि अब तक बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी वो कांग्रेस की तरफ जा रही है। तो इस बार का जो मुकाबला है बहुत ज्यादा रोचक होता नजर आ रहा है। ठीक है शशि मोहन, बहुत विस्तृत जानकारी आपने साझा की है तमाम विकल्पों को लेकर।